Hi dear learners of English, welcome to RSA classes of English language. Today our topic is UP Board Class 12 English Practice Sets. तो आज हम इस सीरीज़ के तीसरे सेट पर हैं और हमने बोर्ड से रिलेटेड सारे सेट्स को सॉल्व करने के लिए एक ये सीरीज़ चलाई है। आई होप कि पिछली दो वीडियोज़ आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब उसमें मिल गए होंगे। हम अक्सर ऐसी बुक्स ख़रीदते हैं जिसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं और कई बार आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप समझ नहीं पाते। तो यहाँ पर इस सीरीज़ में आपको ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं हासिल कर पा रहे हैं बल्कि उनके सॉल्यूशंस और साथ साथ जो एडिशनल वर्ड्स जो कि कई बार ऑप्शन में बीच में दिए गए रहते हैं। अगर कोई एक वन वर्ड है तो जो 4 ऑप्शंस दिए हैं तो पर्टिकुलर वर्ड कहाँ पर आया है, तो इस तरह से आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज़ होती है। तो आज के इस सीरीज़ में आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है, इसका कोड है 316ZX। तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स के साथ हमसे जुड़े रहिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है गवर्नमेंट बाय द रिच इज़ कॉल्ड, यानी जब आप गवर्नमेंट की बात करते हैं तो अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी वर्ड है, शासन से रिलेटेड कोई भी वर्ड है तो ग्रीक सफिक्स क्रसी CRACY सफिक्स लगा हुआ होता है। तो उससे आप पता कर लीजिए कि ये क्रसी का मतलब होता है शासन। तो ऐसे ही हमारे पास दूसरे वर्ड्स हैं। आज यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ऐसी गवर्नमेंट जो रिच लोगों पर बेस करती है। तो यहाँ पर रिच को हम कृषि, तो सब के अंदर आ रहा है, सब में शासन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कृषि है तो शासन है। एक में है अरिस्टो, एक में है प्लूटो, तीसरी में है ब्यूरो और फोर्थ में है ऑटो। तो अब इनको समझते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट किस तरह की होती है। तो सबसे पहले फोर्थ से शुरू करते हैं। ऑटो का मतलब है सेल्फ, जैसे कि आपने सुना ऑटोमेटिक यानी स्वयं संचालित, सेल्फ ऑपरेटेड। तो ऑटोक्रेसी एक इंसान, एक पर्सन होता है जो कि चीफ ऑर्गेनाइजिंग पावर होता है, वो अपनी मर्जी से सारे काम करता है। तो ऑटोक्रेसी का मतलब होता है वन मैन द्वारा शासन किया जाना। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो एक ग्रुप होता है जो कि ब्यूरोक्रेट्स या ऑफिसर्स के द्वारा शासन का संचालन चलता है। तो ब्यूरो से आप ब्यूरोक्रेसी याद रखिए ऑफिसर्स के लिए। इसके बाद है हमारा प्लूटोक्रेसी। प्लूटो रेफर्स टू रिच पीपल। तो रिच पीपल में कृषि अगर आप लगाते हैं तो रिच पीपल द्वारा शासन। अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टो का मतलब होता है अरिस्टोक्रेट, अरिस्टोक्रेसी। तो अरिस्टोक्रेट एक ऐसा व्यक्ति होता है या अरिस्टोक्रेसी एक ऐसे ग्रुप से रिलेटेड होता है जिसको हम इंग्लिश में नोबल्स कहते हैं। यहाँ नोबल का मतलब जो है जेंटिल वाले मीनिंग से नहीं बल्कि जो ख़ानदानी नवाब होते हैं। पहले कोई एक शासन करता था, फिर उनके घर का कोई दूसरा बड़ा जिसको युवराज कहते थे, या कोई भी एक व्यक्ति आगे शासन को लेकर के चलता है। फिर एक एक व्यक्ति करके इनहेरिटेंस में शासन मिलता जाता है करने के लिए, तो उसको हम अरिस्टोक्रेसी कहते हैं, यानी ख़ानदानी लोग, नवाब लोग और जो कि सोसाइटी के अंदर जिनको हम डिग्निटरीज भी कहते हैं, तो उन लोगों के द्वारा शासन किया जाना आपका अरिस्टोक्रेसी होता है। तो रिच के द्वारा शासन किया जाना, यहाँ पर आपके लिए जो ऑप्शन होगा सही वो प्लूटोक्रेसी होगा। द फ्रेज पॉइंट आउट मीन्स, यहाँ पर आपको पॉइंट आउट का मीनिंग देना है। अब 2022-23 से हम देख रहे हैं कि जो हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस आ रहे हैं वह कई बार पुराने रिपीट नहीं हो रहे बल्कि कुछ बिल्कुल नए वर्ड्स एंड फ्रेजेस देखने में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें अलर्ट हो जाना है कि नए वर्ड्स को हम कैसे प्रिपेयर करें। तो पॉइंट आउट, हम अक्सर कहते हैं कि भाई आई पॉइंट आउट हिज मिस्टेक्स, यानी पॉइंट आउट अगर मैंने की तो हाईलाइट की, और हाईलाइट अगर मैं किसी मिस्टेक को या किसी अच्छाई को कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स जता रहा हूँ, और जता रहा हूँ तो मैं सुना रहा हूँ। तो यानी यहाँ पर कहना आया। तो एब्यूज़ तो एक गंदी बात कहने से रिलेटेड है। क्राई आउट जो है चिल्लाने और हेल्प के लिए शोर मचाने से रिलेटेड है। थिंक ऑफ, नया विचार सोचने से रिलेटेड है। तो टू टेल हमारा ऑप्शन हुआ। तो कई बार हमें ये मीनिंग्स प्रॉपरली लर्न नहीं होते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम जो है जो हमें याद हैं हम उनको डिलीट करते जाते हैं और
जहाँ पर हमें चांसेस लगते हैं उसको हमें छांटने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए हमें क्वेश्चंस को ऑप्ट करना चाहिए। द सिनोनिम ऑफ जेलस, केवल एक सिनोनिम देना है, जेलस। तो जेलस का सिनोनिम आपको बताना है। जेलस का सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि जलना होता है, ईर्ष्या होता है, हसद होता है, अगर हम उर्दू में बात करें तो जेलस, जेलसी, कुछ ऐसे वर्ड्स आपने लाइफ में सुने होंगे। तो आइए, अब ये जेलस है, ये जेलस है, जील से बना है, जील का मतलब होता है उत्साह, तो जेलस, और ये जेलस जील से बना, उत्साह से, जोश से बना। तो ये आपको होमोफोन्स में, हालांकि साउंड्स सेम नहीं है, तो होमोनिम्स जहाँ साउंड सेम नहीं होते वहाँ पर ये आपको पेयर आ सकता है। तो जील मतलब जोशीला, कैलस बना है क्रूरता से, क्रूअल्टी से, यानी कैलस अटैक, बहुत ही भयंकर वार करना। तो काल ला देगा, काल मतलब डेथ, तो काल लाने वाला अटैक कैलस, तो यहाँ से आप वर्ड याद कर पाएंगे, काल से कैलस। एनवी का मतलब ईर्ष्या होता है, दूसरे के पास ये चीज़ कैसे आ गई, मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये जो एनवी है वहाँ से हम सीख लेते हैं, तो यहाँ पर हम एनवी को रिलेट कर पा रहे हैं जेलस से। लेकिन एक बार इसको फाइनल करने से पहले अगला वर्ड सोच लेते हैं, डेंजरस। डेंजरस का मतलब है खतरनाक। तो जो जेलसी होती है डेंजरस तो रिजल्ट देती है, बट जेलसी इज इन इटसेल्फ कि भाई डेंजरस है। तो ये सारे ऑप्शंस पढ़ लेने चाहिए ध्यान से। पिछले प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 में जो था कि हु डजंट बिलीव इन गॉड करके एक वन वर्ड आया था, तो एक्सप्लेनेशन में कई बार समझाते में दोनों वर्ड समझ लिए, लेकिन वहाँ पर हमने आंसर थीस लगा दिया। ठीक है, तो जो बिलीव नहीं करता वो अथीस्ट होना है, आप प्रीवियस वीडियो में करेक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आया हमारा, तो ऑप्शन जो आपका जेलस के लिए बनता है, ये आपका वर्ड दिया है, इसके लिए आपका आंसर एनवियस होगा। जैसे कि आपको ये बात मालूम है कि हमें 5 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स ईच के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर MCQs को लेकर के। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ही नोज रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो इसके अंदर ना हमें एरर फाइंड करनी है। अब एक अभी पिछले सेट में ऐसा क्वेश्चन गया था जिसमें एरर ही नहीं थी लेकिन दिया गया था, तो हमने लिखना पड़ा था कि इट इज़ ऑलरेडी रेक्टिफाइड या इसमें एरर नहीं है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि सिंस के साथ अगर टाइम आया है तो वह परफेक्ट टेंस होगा। सिंस के साथ अगर टाइम आया है तो वह परफेक्ट टेंस होगा। तो तुरंत हमारी निगाह जो है नोज़ के ऊपर जाती है। हमने यहाँ से नोज़ को पॉइंट आउट कर लिया, और नोज़ को पॉइंट आउट करने के बाद देखो ये पॉइंट आउट हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, तो हम आपको टेल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पॉइंट आउट वाली बात साबित हो रही है। नोज़ को हमने पॉइंट आउट किया, तो यहाँ पर हमें पता है कि हैज़ नोन होना चाहिए, क्योंकि सिंस और फॉर का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट के तीनों टेंसेस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के तीनों टेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट कहना मुनासिब नहीं होगा, परफेक्ट के तीनों टेंसेस, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के तीनों टेंसेस के अंदर हम सिंस फॉर लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाना चाहिए हैज़ नोन। तो इसके अंदर एरर आया, लेकिन एरर जो है कहीं ना कहीं इस जगह पर भी आपकी एरर है। आप कहेंगे सर यहाँ पर एरर कैसे है? तो एरर यहाँ पर इस वजह से है कि जब आप फॉर लगाते हैं, इसको आप नोट कर लें, तो फॉर के बाद आप ऐसा टाइम लगाते हैं जिसका प्लूरल बन सकता है। जिसका प्लूरल बन सकता है मतलब फॉर अ डे, फॉर 2 days, फॉर 3 months, फॉर 3 years, फॉर 2 weeks। तो अगर ए आया तो डेफिनेटली यहाँ फॉर लगना चाहिए था। अगर हम सिंस लगाते तो हमारी प्रॉब्लम होती, हमारा सॉल्यूशन होता सिंस लॉन्ग। तो या तो हम यहाँ पर सिंस लॉन्ग लगाएं या फॉर अ लॉन्ग टाइम लगाएं। तो यहाँ पर अगर हमें लॉन्ग टाइम यूज़ करना है तो हम जो है किसके अंदर प्रॉब्लम डालेंगे? सिंस को गलती पर देखेंगे। तो एरर इसके अंदर भी है, एरर इसके अंदर भी है। तो ये हमें बोर्ड में क्वेश्चन में लिख देना चाहिए कि दोनों ही पार्ट्स गलत हैं।
तो ये जो भी एग्जामिनर है उनको ऑलरेडी ये बात पता होगी कि इस पर मार्क्स हमें सबको देने हैं, या जो भी क्राइटेरिया उन्होंने तय किया होगा उस तरह से उसको देखेंगे। बट आप अपनी जगह पर जस्टिफाइड होंगे कि हमने दोनों एरर आपको बता दी हैं, ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको फॉर अ लॉन्ग टाइम लिखना पड़ेगा। अगर सिंस लिखेंगे तो सिंस लॉन्ग लिखेंगे। अब आप सोचेंगे कि सर फिर तो एरर लॉन्ग में भी है। लॉन्ग में इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर ए एक अलग वर्ड है और लॉन्ग एक अलग वर्ड है। अगर ए और लॉन्ग एक साथ आता तो एरर होती। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर टाइम में एरर है, तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि इसमें एरर ही एरर नज़र आ रही हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जो है सही नहीं है। यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे द एंटोनिम ऑफ जस्टिस इज़, यानी जस्टिस वर्ड का जिसका मतलब होता है न्याय या इंसाफ का अपोजिट वर्ड यानी जो विलोम शब्द है क्या होगा। तो सबसे पहले चारों वर्ड्स पर गौर करते हैं। हमारे पास वर्ड है अनजस्टिस। अब एकदम कन्फ्यूज़न आता है कि अनजस्टिस सही वर्ड होता है या इनजस्टिस सही वर्ड होता है। तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस बनाकर बोर्ड ने दिए हैं। कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और काफ़ी हमारे को एक स्ट्रेंथ मिलती है इनको सॉल्व करके कि मैंने देखिए सही आंसर निकाल लिया, कन्फ्यूज़न में मैं नहीं आया हूँ। तो इन दोनों के बाद हम देखेंगे मैल प्रैक्टिस। तो मैल, जब भी MAL माल नाम का कोई भी प्रीफिक्स यानी पहले लग जाने वाला एक वर्ड का टुकड़ा किसी वर्ड से पहले लग जाए तो इसका मतलब खराबी से होता है। जैसे माल न्यूट्रिशन यानी कि सही से पोषण नहीं मिल रहा है। माल प्रैक्टिस, आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं या तौर तरीके हैं वो गलत हैं या रिवाज जो है वो गलत हैं। और मालवेयर, आपने सुना होगा कि स्पाईवेयर, मालवेयर यानी जो हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को ख़राब कर देते हैं, तो उसमें माल का मतलब यहाँ ख़राबी से होता है। मैलिस का मतलब होता है दिल का मैल, मलीस, ठीक है। तो यहाँ पर जस्टिस का जो राइट अपोजिट वर्ड होगा वो होगा इनजस्टिस। यहाँ पर अनजस्टिस नहीं होता। कई बार जब हम अपोजिट वर्ड्स देखते हैं तो हमें एक वर्ड इन से भी मिलता है, एक अन से भी मिलता है, तो उन वर्ड्स के इन और अन लगने के बाद भी अलग अलग मीनिंग निकल आते हैं, लेकिन हर वर्ड के मीनिंग्स निकलें ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर है इनजस्टिस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसके अंदर हम सब्जेक्टिव फॉर्म मतलब रिटिन में आंसर सॉल्व करेंगे। तैयार रहिए और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अब हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं अपने सब्जेक्टिव पोर्शन को। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि नरेशन बेस्ड है और पहला क्वेश्चन है माई ब्रदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। जब भी आपको बिगिनिंग में मे दे दे तो आपको ये देखना है कि बाद में क्वेश्चन मार्क आया हुआ है या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया हुआ है। तो हमने पाया कि यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दो जगह आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। तो मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर विश दी जा रही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर विश्ड लिखेंगे, विश्ड मी। तो विश्ड मी आपने लिखा और माय ब्रदर को पहले लिखा, माय ब्रदर। तो माय ब्रदर विश्ड मी दैट। अब आपको यू हमेशा जो भी आपका सब्जेक्ट है वो पहले लाना होता है। तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट यू को पहले लाए और आपका जो सेकंड पर्सन यू है ये हमेशा लिसनर के अकॉर्डिंग बदला जाता है। तो आपने ये आई कर दिया। तो आपने किया विश मी दैट और मे को पास में आप माइट कर देंगे, आई माइट लिव लॉन्ग। कई बार क्या होता है कि ये जो अभी हमने सब्जेक्टिव फॉर्म में इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में सॉल्व किया तो हमने अपनी तरह से एक आंसर ले लिया, क्योंकि किसी भी आंसर को निकालने के लिए एक से ज़्यादा वेज होते हैं। अगर सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्टिव में आया और हमें ये इनडायरेक्ट में बनाना आता था और यही आंसर में नहीं है, तो आपको दूसरा फॉर्म इसका इस तरह से बनाने के लिए आ सकता है। इसको हम अलग कलर से दिखा रहे हैं ताकि आप इसको आप समझ लें। तो आप लिखेंगे माय ब्रदर, क्योंकि अगर आप किसी को बुराई मतलब ब्लेसिंग्स दे रहे हैं या कर्स दे रहे हैं तो आपको विश की जगह पर चेंजेस करना है। तो आप अगर मैं कह रहे हैं तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको विश की जगह पर लिखना होगा प्रेड टू गॉड। मी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको अंदर शो कर देंगे दैट। अब ईश्वर मुझे लंबी ज़िंदगी देंगे तो यहाँ पर
हम ईश्वर के लिए ही लिखेंगे, एच कैपिटल बना करके, ही माइट गिव, किसको, माई ब्रदर को बोला, हिम अ लॉन्ग लाइफ। तो ये आपका एक नया ऑप्शन है, यानी गॉड ने जो मी था, तो मी किसके लिए था, ब्रदर के लिए था, तो उसको हिम करके आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना सेड एलास आई एम अनडन। तो एलास आई एम अनडन का मतलब ये निकल करके आता है कि हे ईश्वर, मैं बर्बाद हो गया, मेरा काम बिगड़ गया, मेरा काम खराब हो गया। तो आप इसको सॉल्व कुछ इस तरह से करेंगे, एलास का मीनिंग होता है कि सोरो एक्सप्रेस करना। तो आप लिखेंगे रीना एक्सक्लेम्ड विद सोरो, रीना एक्सक्लेम विद सोरो दैट। अब यहाँ से बिल्कुल आपका असर्टिव और नॉर्मल हो गया, जितने चेंजेस थे एलास की जगह पर आपने एक्सक्लेम विद सोरो ये पूरा पार्ट लिखा, दैट लगा करके आई गया रीना के पास, तो आप लिखेंगे शी वॉज अनडन। ठीक है, तो अगर यहाँ वॉज होता तो आप वहाँ पर हैड बीन कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हमने यहाँ सेंटेंसेस नहीं लिखा, यू मस्ट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, तो ये सिंपल सेंटेंस है। हम आपको सिंपल सेंटेंस से रिलेटेड हमने लगभग 7 और 8 वीडियोस अपलोड की हुई हैं हमारे चैनल पर, जो कि पार्टिसिपल से लेकर के एडजेक्टिव और कंजंक्शन के यूजेस तक आपके लिए अवेलेबल हैं। आप लिंक को क्लिक करके वहाँ से इन सारे रूल्स को सीख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जब हमें सिंपल बनाना होता है कोई भी सेंटेंस, तो हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हमें कोई भी एक वर्ब फिनिश करनी होती है। तो अब हमें वर्ब को कैसे फिनिश करना है, कहीं पर हम प्रेपोजिशन के साथ जेरेंड यानी वर्ब को आईएनजी में डाल देते हैं, कहीं पर हम पार्टिसिपल बना लेते हैं, कहीं इन्फिनेटिव बनाते हैं, कहीं नाउन या नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज इस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इस बात को कैसे कहें कि हमारे पास जो है वह केवल एक ही वर्ब वाला हो। यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी है, आप सफल नहीं होंगे। अब इन दोनों बातों को ऐसा कॉम्बिनेशन देना है जो मीनिंगफुल लगे। तो हम लिखेंगे यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड विदाउट, यू विल नॉट सक्सीड विदाउट हार्ड वर्क। तो हमने यहाँ पर विदाउट डाला और हार्ड वर्क हमने वर्क की विशेषता लिया, यानी प्रीपोजिशन प्लस नाउन लिया, साथ में अगर एडजेक्टिव आ गया तो एक बिंदु चलेगा। अब आपसे हमारा सवाल है कि क्या ऐसा कोई और मेथड भी है कि आप इसको किसी और तरह से सिंपल बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना आंसर भेजिएगा, हम उसे चेकआउट करेंगे और बताएंगे कि क्या वो आपका आंसर सही है। क्योंकि किसी भी एक क्वेश्चन को हम कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं और हमें वो सारे वेज सीखने चाहिए कि हम किस और तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है किसी और मेथड को यूज़ करके। माई फ्रेंड इज़ डिलीजेंट ही इज़ कनिंग, मेरा जो फ्रेंड है वो डिलीजेंट है और वो कनिंग है। डिलीजेंट का मतलब है कि मेहनती तो है लेकिन थोड़ा मक्कारी है, तो कंपाउंड बनाना है। तो अब एक ही फ्रेंड के अंदर दो बातें आ रही हैं, तो आप लिखेंगे माई फ्रेंड इज डिलीजेंट। अब यहाँ पर हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमें लगता है कि दोनों पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं या दोनों डिमेरिट्स हैं, दोनों नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ऐसे केस में हम यट का यूज़ हमें करना चाहिए, यट ही इज़ कनिंग। यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती है वह ये होती है, हमें एकदम दौड़कर ऐसा लगता है क्विकली कि भाई एंड लगाओ और काम चलाओ, कंपाउंड बन गया। देखिए, अगर कंपाउंड में कई सारे कंजंक्शंस बने हैं एंड पॉजिटिव क्वालिटीज़ को जोड़ने के लिए है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को दिखाने के लिए यट भी बना है, वेयर एज भी बना है, तो हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए द मेन थिंग इज़ कि आपका यहाँ पर आंसर यट के साथ कॉम्बिनेशन में होगा।
आइए चलते हैं अब दूसरे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट सी में हम यहाँ पर हैं, ही इज़ बीटन सीवियरली बाय हिज मदर, और हमें ये जो चेंज करना है, ये वॉइस चेंज करना है, यानी हम एक्टिव वॉइस में इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम एक्टिव वॉइस में बनाएंगे तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी हमें पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस करना पड़ता है तो एक बार एक्टिव से पैसिव वॉइस का रूल्स माइंड में सेव कर लें कि जब हमारे पास बिगिनिंग में सब्जेक्ट होता है तब हम उसे बाद में बाय करके डालते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, बाय हिज मदर लास्ट है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल बिगिनिंग में होगा, तो हमने एच कैपिटल बना करके हिज मदर यहाँ पर अच्छे से लिख दिया। हमने यहाँ पर लिखा। इसके बाद हमें ये मालूम होता है कि इसके बाद अगर थर्ड फॉर्म आई है तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार हमें एस और ई एस लगाना होता है। तो हिज मदर बीट्स, और जो हम बिगिनिंग में लगाते हैं उसको ठीक वर्ब के बाद पहुंचाना होता है, बीट्स हिम। और जितने वर्ड्स बचे हैं सब ऑब्जेक्ट के बाद, तो हो जाएगा आंसर इसका हिज मदर बीट्स हिम सीवियरली। सीवियरली मीन्स बुरी तरह से। नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज शी, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सुपरलेटिव डिग्री में इसको चेंज करना है। तो जब भी आपको नो अदर पर्टिकुलरली दिया गया हो, डिग्री से रिलेटेड वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वहाँ से क्लिक करके आप पूरी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। नो अदर अगर आपको दिया गया है और आपको सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो आपको वन ऑफ द ना लगा करके द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड यूज़ करना होता है। और सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में एक काम करना पड़ता है कि आपको जो बाद में सब्जेक्ट दिया है वो आपको पहले लिखना पड़ता है, और आप लिखेंगे शी इज़, और जो ये एज है एज हटा करके आपको करना होगा शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अगर यहां पर आप ऑफ ऑल लिख दें तो भी कोई परेशानी नहीं है, और नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब एक मात्र लड़की सबसे अच्छी होगी तो उसमें नो अदर लगाएंगे हम। यहाँ पर ये सो एज भी आ सकता था क्वेश्चन में, और एज भी आ सकता था। तो सुपरलेटिव डिग्री हमारी हुई शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब हमें करेक्शन करने के लिए एक क्वेश्चन दिया है और कहा है रमेश इज जूनियर देन महेश। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में आता है। जब भी जूनियर से अलग कुछ वर्ड्स हैं आप नोट कर सकते हैं, जूनियर हुआ, सीनियर हुआ, एल्डर हुआ, यंगर हुआ, इन्फीरियर हुआ, सुपीरियर हुआ, तो इनके बाद आप देन की जगह आपको टू लिखना होता है, और इसमें देन नहीं लगाते। शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। शीप एक ऐसा वर्ड है एक जो कि भेड़ के लिए यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर इनमें एस नहीं लगाया जाता और ये बिना एस के ही प्लूरल होते हैं, तो आपका यहाँ पर ये करेक्शन हो गया। इससे रिलेटेड हमारे वीडियोस हैं जो कि स्पोर्टिंग एरर के नाम से हैं, और हम ईयर वाइज सारे पर्टिकुलर टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाने वाले हैं, जल्दी ही आपको वो अवेलेबल हो जाएंगी। इसके बाद हम आते हैं वोकेबलरी सेक्शन में। अब हमारे क्वेश्चन नंबर ई पर तो हमने पाया कि अब की बार ना तो यहाँ वन वर्ड नज़र आ रहा है, ना ही कोई इडियम नज़र आ रहा है, आए तो होमोफोन्स आ गए, इट्स ओके, इन्हें भी देखते हैं। हमारे पास दो वर्ड्स हैं बर्थ और बर्थ, तो जिसके अंदर आपको आई आए और ई आए, बाकी सारी स्पेलिंग सेम है। तो आई वाला जन्म होता है और ई वाला आपका होता है क्या, सीट। सीट कौन सी, जो रिजर्वेशन आप कराते हैं ट्रेन्स में और आपको पूरी सीट मिलती है, आप उसे बर्थ कहते हैं। तो अब हमें प्रॉब्लम यह है कि हम ये कैसे याद रखें कि ये जो हमारा वर्ड बर्थ है ये हमें याद रह जाए। तो इसे याद भी रखेंगे, लिंक भी बनाएंगे। आइए समझते हैं कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमने लिखा बर्थ, BIRTH, तो आय से याद रखो इंसान। हालांकि सुनने में बड़ी बेतुकी सी ऑकवर्ड बात है, लेकिन याद रखने में क्या प्रॉब्लम है। बर्थ, तो हम कहेंगे द बर्थ,
हमें यूज़ भी तो करना है अपने सेंटेंस में, तो हमें हमारा जो यूज़ है वो इतना इजी और शॉर्ट होना चाहिए कि मार्क्स दिलाने में सफल हो। हमें वहाँ पर बहुत बड़ी नॉलेज क्लोजेज नहीं शो करना है, हमें अपनी बात कहनी है, क्योंकि यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखी होती है यूज़ एनी वन ऑफ द पेयर्स इन योर ओन सेंटेंसेस सो एज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। तो वहाँ पर केवल मीनिंग लिख कर नहीं छोड़ना है बल्कि सेंटेंस को पूरा यूज़ करना है। द बर्थ ऑफ माई फ्रेंड was in January। तो कितना इजी हो गया, और उस वर्ड को आप अंडरलाइन कर देंगे। अब आपने यूज करना है BERTH, बर्थ मीन सीट। तो आप कहोगे आई गॉट माई बर्थ रिजर्व्ड। मैंने अपनी जो सीट थी उसको रिजर्व करा लिया, यानी रिजर्वेशन करा लिया ट्रेन में। अब हमारे पास एक नया वर्ड है, और वो वर्ड है क्या, DOSE और DOZE। यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड्स हैं, इन पर अभी हम काम करेंगे, और इन वर्ड्स को अब हम दूसरे इंक से देखते हैं ताकि आपके लिए डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाए। डोज, और एक है DOZE। अब इसका मतलब तो है दवाई की खुराक मतलब जो एक टाइम में आप कुछ जो पिल्स हैं या टेबलेट्स हैं वो लेते हैं, और डोज का मतलब है ऊँघना, या ऐसा कह सकते हैं कि नींद में कुछ झपकी आना। तो आपने जब भी कभी कोई कार्टून देखा होगा तो आपने देखा होगा कि डॉगी सो रहा है और उसके ऊपर जो है इस तरह से बड़े बड़े ये Z टाइप के लेटर्स बने हैं। तो ये इस सिंबल से Z याद रख लीजिए, तो इसका मतलब हो जाएगा ऊँघना। ठीक है, इमोजी वगैरह में आपने कुछ ऐसा देखा होगा। जब भी S आ जाए, S, तो S किसके अंदर आता है, नर्स के अंदर। ठीक है, NURSE, नर्स के अंदर, तो यानी ये दवाई हो गई। तो S आपको खुद ये याद दिला देगा कि S वाला दवाई की खुराक है, और डोज में Z वाला जो है जिसको हम Z भी बोलते हैं वह ऊँघना है, ऊँघना यानी नींद आना, झपकी की सिचुएशन के अंदर होना। तो हम कहेंगे प्लीज़ टेक योर डोज ऑन टाइम, और DOZE। तो ये जो है आपकी वर्ब है, ये आपका नाउन है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो नाउन है या वर्ब है, ताकि आप उसे सही से यूज़ कर सकें। तो आप हमें ज़रूर लिखिएगा कि वोकेबलरी में कौन सा वोकेबलरी का पार्ट आपके लिए प्रॉब्लम करता है, ग्रामर का कौन से पार्ट में आपको क्या दिक्कत लगती है। आप एक बार एफर्ट करके देखें, कोशिश करके देखें अपनी प्रॉब्लम बताने की, आपको सॉल्यूशंस ज़रूर मिलेंगे। और ग्रामर के किसी भी एस्पेक्ट में जल्दी ही हम लेटर कैसे लिखें पर बात करना शुरू करेंगे, और बहुत सारे हमारे टॉपिक्स हैं जो हम आपके साथ कवर करेंगे। अगर आपका रेस्पॉन्स मिलता है और हमें लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर हम उसे फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। तो इस सारी डिटेल्स को समझने और जानने के लिए अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी इसी सीरीज़ में और कुछ दूसरी वीडियोज़ के साथ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।